हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो लेट स्टार्ट नाउ द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, ये अगर हमको सिंबल के साथ में हमको fx dx लिखा हुआ हो तो हमें इसका मीनिंग तो आता है। ये क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f है, ठीक है। अब इसी में अगर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b पुट कर दें तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। और ये a और b क्या है? ये हमारा लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट है। अब हमको एक चीज़ और समझना है कि जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये एक्चुअली हमारा फंक्शन का जो वेरिएबल होता है उसी की होती है लिमिट्स। जैसे हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है? f, तो इसका वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b हमारी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है एज लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है वो है एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो पहला मेथड है मैं इसे आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। और उस पर बेस्ड हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर का, और जो सेकंड मेथड है इस पर बेस्ड हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे या इस मेथड में कैसे हम सम को सॉल्व करेंगे। बाकी डिटेल में वी विल डिस्कस व्हेन विल सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि आप cos x dx को इंटीग्रेट करिए फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है। तो हम इस मेथड में, एंटी डेरिवेटिव मेथड में क्या करेंगे? हम इस फंक्शन cos x का पहले हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन cos x का? आपको तो मालूम है, ये होता है sin x। और फिर उसके बाद में हम इसी में लगाएंगे ये लिमिट्स, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पे क्या है? 0 और ये π/2, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि जो फंक्शन दिया है उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, और उसी को हम कहते हैं, इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो हमने पहले ये काम कर लिया। अब उसके बाद में हम यहाँ वेरिएबल x में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? देखो, ये हमारा बन जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। अब sin π/2 कितना होता है? ये 1, और sin 0 कितना होता है? 0। तो ये हमारा आ गया 1, ठीक है ना। तो हम एंटी डेरिवेटिव मेथड में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम्स को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले उस फंक्शन का हम एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, और उसी में हम फिर लिमिट पुट करेंगे और हम आगे उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो मेथड्स जो कि हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। अब पहला मेथड हमारा है कि एज लिमिट ऑफ ए सम। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस मेथड में किसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आखिर इस मेथड में डिफाइन कैसे किया गया है। सो इस मेथड में दिस एक्सप्रेशन मींस डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन। क्या कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है। अब इसको मैं आपको पहले यहां डायग्राम बना देता हूं और उसमें एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, सपोज हमारे पास में ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। उसका हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ हम दूसरा बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजीली हमको समझ में आए इसलिए मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि y इज इक्वल टू fx। दूसरा हमारे पास में क्या है? x एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ओके। फिर थर्ड क्या है हमारे पास में? x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ये हमारे लिमिट्स हैं, किसमें? x में, ठीक है ना। तो हम x एक्सिस में ही हम एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, लेट इट बी a, और हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा, लेट इट बी b। तो हमारी ये बन गई लिमिट्स। तो इस लिमिट्स पे हम क्या करेंगे? अब x इक्वल टू हम बनाएंगे, तो हमारा बन जाएगा, देखिए ये हमारा बन जाएगा x इक्वल टू a, ठीक है। ये हमारा क्या लाइन है? ये है हमारा x इक्वल टू a, और ऐसे हम राइट साइड में से बना लेते हैं x इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू b। नाउ सी, ये हमारे पास से मिल गया इनक्लोज्ड फिगर। इसी को हम कहते हैं कि कौन सा? रीजन बाउंडेड बाय ऑल दीज थिंग्स। तो इस रीजन को, जो कि इस
फंक्शन के कर्व से, इस एक्स एक्सिस से, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से जो इंक्लोज्ड है, इसी के एरिया को हम जो फाइंड करेंगे तो वही हमारा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो हमें अब इस मेथड में हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम इस रीजन को, इस पोर्शन को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसका कि विड्थ क्या होगा, सारे पार्ट्स का इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे बताता हूं आपको मैं कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा हो जाएगा ये पहला पार्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा ये सेकेंड पार्ट, फिर ऐसे हमारा ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा चलता जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको ये इस तरीके बना, डॉट का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, n तक। और इस मैं आपको लास्ट पार्ट एक और ले लेता हूँ, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, हमने n पार्ट्स ले लिए और सबका विड्थ क्या रहेगा, ये सबका विड्थ सेम रहेगा। वो विड्थ कितना होगा वो देखो, आप देखो यहाँ से a से लेके b तक ये जो है ये क्या होगा, ये आएगा b माइनस a, ठीक है। और इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। जब n पार्ट्स में डिवाइड किया तो विड्थ हमारा आएगा, ठीक है। तो उस विड्थ को हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट इट बी h, ठीक है। मतलब कहने का कि ये जो विड्थ है वो कितना है, वो h है। बात समझ में आई ना, ये जो विड्थ है वो कितना है, h है। और सब विड्थ सारे देखिए ये जो वर्टिकल स्ट्रिप बन रही हैं, सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स का विड्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं इनको, जो हमारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। तो इसको हमने a यहाँ क्या बोल दिया, x नॉट कह दिया, पहले वाले को a इज इक्वल टू एक्स नॉट, दूसरे वाले को हमने x1, फिर x2, फिर x3, n चलते जाएगा ये। लास्ट वाले को b वाले क्या बोल दिया हमने, xn, और इसके पहले वाले को xn माइनस 1, ठीक है। ये तो हमारे हो गए ये पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इसके करेस्पॉन्डिंग ये हमारा जो x0, x1, x2, x3, x4 है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा जो कर्व में जो पॉइंट्स बन रहा है, वहां पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब x और y क्या होगा। देखो जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे a है, ये पॉइंट हमारा क्या है, a है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो ग्राफ में पॉइंट आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x और y क्या होगा, ये हो जाएगा a और f ऑफ a, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉइंट आएगा भाई x1 के ऊपर यहाँ पे ग्राफ में जो आएगा पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x1 और f ऑफ x1, ठीक है। ऐसे ही ये x2 के ऊपर ये जो पॉइंट आएगा, देखो ये क्या होगा, ये होगा x2 और f ऑफ x2, ठीक है। इस तरीके से जो लास्ट वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा xn और f ऑफ xn, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इससे हमको एक चीज़ और समझ में आता है कि जो आपका एक कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आखिर ये बताता क्या है। जैसे ये a और f ऑफ a, मतलब ये हमारा पोर्शन a है और ये जो आपका हाइट है ये क्या है, f ऑफ a है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे x1 और f ऑफ x1 है, तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ से ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का ये हमारा x1 है, और ये यहाँ से जो ये हाइट है दिस इज एक्चुअली f ऑफ x1, ठीक है ना। भाई देखो आप, जैसे आपका अगर ये दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,2 है ना। तो भाई इस पॉइंट से जब आप प्लॉट ड्रॉप करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये पॉइंट कितना होगा 3, और ऐसे आप यहाँ ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका 3 है, मतलब ये आपका 3 है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ये 2 है, मतलब ये जो हाइट है कितना है 2 है, और ये हाइट जब 2 है मतलब ये हाइट भी कितना है 2 है। तो ये जो हाइट है किसके इक्वल है, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। मतलब जो भी पॉइंट्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो ये हाइट किसके इक्वल होगा, ये हमारा y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये हमको समझना है क्योंकि अब इसको हम यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करने में, ठीक है। तो देखिए हमने अभी क्या किया, अभी तक में इस रीजन को हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, उससे हमको बहुत सारे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं वो हमको बहुत सारे मिल गए हैं। अब क्या करना है, हमको सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स का हमको एरिया फाइंड करना है और उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो रीजन है कंप्लीट उसका हमको एरिया मिल जाएगा।
लेकिन अब अगर हम पहले की बात करते हैं, सपोज हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, तो पहले स्टेप का हमको अगर एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास थोड़ा परेशानी है। क्या परेशानी है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 3 साइड, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन, तो 3 साइड स्ट्रेट लाइन है और चौथा साइड जो है कर्व है। तो इस तरह के फिगर का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है एरिया निकालने का। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जितने हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, है ना, 1 2 3 लेके n जो भी हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, इन सबको हम थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हम यहाँ बना लेंगे रेक्टेंगल। देखो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब ये पोर्शन जो है, देखो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकालते जाएंगे। ऐसे ही सेकंड स्टेप देखिए, ये बन जाएगा रेक्टेंगल और ये हमारा हो गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाले में, ठीक है। ऐसे ही हम सबका क्या करेंगे कि सब में हम बना लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ सही बात है कि हमारा ये पोर्शन छूटेगा, ठीक है। तो हम इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट का हम कंसिडरेशन लेंगे और सिर्फ हम उन्हीं का एरिया निकाल के ऐड करेंगे और हम बाद में फिर इन पार्ट को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट करके हम उसको ऐड करेंगे, उससे हमें इस कंप्लीट फिगर का अप्रॉक्सीमेट एरिया मिलेगा, ठीक है। और फिर बाद में हम इन पार्ट्स को भी कंसीडर करके हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमें इन रीजन का कंप्लीट टोटल एरिया हमको मिल जाएगा एग्जैक्ट एरिया के बराबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्ट्रिप है, अब देखो अब इसका एरिया कितना होगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस रेक्टेंगल का आपका लेंथ क्या होगा, ये हाइट। तो ये हाइट कितना है, एफ ऑफ x1, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, वो h के बराबर। तो इसका एरिया कितना हो गया, h इंटू एफ ऑफ x1। दूसरे वाले क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ x2। तीसरे वाले क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ x3। ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाले क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ xn, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको हम, हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इन रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के बराबर, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1। दूसरा वाला रेक्टेंगल का, जैसे ये रेक्टेंगल दूसरा वाला है, तो इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x2। देखिए ये बात हमको ठीक से समझना है ना, कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अगर हम सेकंड रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इसका विड्थ क्या होगा, वो h के बराबर है, ठीक है। वो हमको मालूम है कि सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं सबका विड्थ सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, h, ठीक है। तो ये विड्थ है। और हाइट की बात करेंगे, जैसे हम सेकंड रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इसकी हाइट हम ये ले रहे हैं, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा इसका ये हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे रेक्टेंगल्स का हम एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चलता जाएगा हमारा एफ ऑफ h इंटू एफ ऑफ x3, ठीक है। और चलता जाएगा लास्ट तक, लास्ट में हमारा हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ xn, ठीक है। अब देखिए आप, इन सारे टर्म्स में हमारा h क्या है, कॉमन है, तो हम h को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस ये लास्ट चलता जाएगा, लास्ट में एफ ऑफ xn, ठीक है। अब देखिए हमने ये जो एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, तो हमने जो x1, x2, x3 लिखा हुआ है, तो हम इसको a और h के टर्म्स में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे हमारा ये जो ये यहाँ तक ये क्या है, a है, तो ये जो x1 है इसको हम a और h के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये a आएगा, और ये जो विड्थ है वो कितना है, ये विड्थ हमारा ये h के बराबर है। मतलब जो x1 है ये एक्चुअली a प्लस h के बराबर है, ठीक है। ऐसे जो x2 है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि a हो गया और ये विड्थ h और ये विड्थ h, तो कितना हो गया, a प्लस 2h, a प्लस 2h हो गया। ऐसे जो x3 है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3h, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा ये। ऐसे लास्ट का जो ये xn है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल देंगे a प्लस nh, ठीक है ना। भाई देखो आप, ये जो x1 है तो क्या हुआ, a प्लस 1h, x2 है तो क्या हुआ, a प्लस 2h, x3 क्या हुआ, a प्लस 3h, यहाँ 3 है तो 3h, तो ऐसे ही xn क्या हो जाएगा, a प्लस nh,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो x1 x2 x3 लिखा हुआ है, xn लिखा हुआ है, इन सबको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a और h के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। ठीक है, x2 के लिए f ऑफ a प्लस 2h, क्या लिखेंगे a प्लस 2h, फिर f ऑफ a प्लस 3h, ये चलता जाएगा। और लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस nh। ठीक है, अब हमने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस समेशन को हम सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। ये पहले क्या आ जाएगा, पहले तो ये h आएगा, और फिर हम इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा, मतलब कि समेशन, फिर उसके बाद में f ऑफ a प्लस आर एच, जहाँ r जो है ये r इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, मतलब हम इस r की वैल्यू को 1 से लेकर के n तक पुट करेंगे। अब देखो पुट करके, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच, यानी पहला वाला। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो f ऑफ a प्लस 2h, ये दूसरा वाला आ जाएगा। ऐसे अगर 3 पुट करते हैं तो f ऑफ a प्लस 3h, ये वाला आ जाएगा। और अगर यहाँ n पुट करते हैं तो f ऑफ a प्लस nh, ये वाला आ जाएगा। और जो सिग्मा है, इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन, मतलब सारे टर्म्स का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा इसके इक्वल होता है, मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये हमारा बता रहा है इस रीजन का अप्रॉक्सीमेट एरिया। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं आपको, देखो ये जो हमारा आया है इतना, ये क्या है, ये हमारा इस रीजन का क्या है, अप्रॉक्सीमेट एरिया। एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ये पार्ट जो है तो छूट गया है। ठीक है ना, ये पार्ट छूट गया है, तो अभी हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं मिला है। तो हमको ये देखना है कि हमें एग्जैक्ट एरिया इसका कैसे मिलेगा, मतलब हम किस तरीके से इन वैल्यूज को, जो ट्रायंगुलर पार्ट है, कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर समझेंगे, आप ध्यान देंगे, तो अगर हम जो हमारा ये n पार्ट्स लिया हुआ हमने, है ना भाई, हमने इस रीजन को n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर n पार्ट्स को हम बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ये जो रीजन है ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर पोर्शन, ये हमारे पार्ट छोटे होते जाएंगे। देखो मैं आपको हल्का सा एक ड्रॉ करके बताता हूं आपको। जैसे सपोज हमारा ये बना हुआ है, देखो अभी क्या है, अभी हमारा इतना एरिया छूट रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो आप देखो क्या फर्क पड़ता है। जैसे देखो आप, ये हो गया हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, तो अब इसको देखो आप, ये रेक्टेंगल ये बन जाएगा, ये रेक्टेंगल ये बन जाएगा, ये रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो अब ये पोर्शन कितना छूट रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है, तो पहले की तुलना में, पहले की कंपैरिजन में ये हमारा कम हो गया। मतलब हमने ये पार्ट्स को हमने जो डिवाइड किया है, n पार्ट्स को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो h है, जो विड्थ है, वो कम होता जाएगा। जब विड्थ हमारा कम होता जाएगा तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है वो हमारा रिड्यूस होता जाएगा। तो जब हमने n पार्ट्स को बढ़ाया तो ये हमारा विड्थ कम हुआ और ये ट्रायंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर हम n को इनफाइनाइट टर्म्स ले लेंगे, क्या कहा मैंने, अगर हम n को इनफाइनाइट ले लेंगे तो h क्या हो जाएगा, h विल अप्रोच टू 0। देखो हमने ये जो लिखा हुआ है, हमने ये क्या लिखा था, ये देखो ये हमारा है कि b माइनस ए डिवाइड बाई एन इट इज इक्वल टू h। तो अगर हम n को इनफाइनाइट ले लें, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो विड्थ है ना, ये जो हमारे ट्रिप्स का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। बल्कि ये कहें कि वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 नहीं होगा लेकिन 0 से हल्का से ज़्यादा रहेगा। मतलब हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनेंगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि ये जो पोर्शन है हमारा ट्रायंगुलर पार्ट, ये रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये हमारा जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये लगभग ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर तब हमको क्या मिलेगा, तब हमें इस कंप्लीट रीजन का एरिया मिल जाएगा एक्चुअल एरिया के बराबर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमें n को इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो h होगा वो 0 के अप्रोच करेगा, 0 के बराबर नहीं होगा,
वो जीरो को अप्रोच करेगा, और जब जीरो को अप्रोच करेगा तो उससे हमें जो ये वर्टिकल स्टेप्स मिल रही हैं, तो रेक्टेंगुलर स्टेप्स जो मिल रही हैं, वो हमारी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये रिड्यूस होकर के जीरो के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल एरिया के बराबर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा n को इनफाइनाइट, मतलब हम यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको कर देंगे लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा ये आगे क्या हो गया, h बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 अप टू n f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, तो देखो हमें ये मिल गया एक फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला मिल गया, हमने जो ये ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये हमारा f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, ये हमारा इसका मिल गया। देखो ये डेफिनेशन कह लीजिए, आप फार्मूला कह लीजिए, ठीक है ना, आप रूल कह लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू समेशन f a प्लस आर एच वेयर r इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, तो इस मेथड से हम इस रीजन का, मतलब ये आपका जो ग्राफ, जो फंक्शन का ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, इसके बीच का जो पोर्शन है, जो रीजन है, उसका हम एक्चुअल एरिया निकाल पाएंगे। किससे, हम इसको यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, किया कि कौन सा मेथड, ये कहलाता है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे बेस हमारे सम्स हमेशा आते ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सी, अभी अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशंस के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। ठीक है, अब लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें कुछ और बातों की जानकारी होना भी ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उन चीज़ों को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो छोटी छोटी बात देखते हैं। देखो, जैसे पहला क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैसे शो करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप, जैसे हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, मतलब क्या होता है, ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये n तक। तो ये किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है किसके इक्वल, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन इसी को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा समेशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, तो हमें इसको भी समेशन फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो इसको क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, सिग्मा यहाँ पे कर देंगे हम r। ठीक है, यहाँ रहेगा r इज इक्वल टू 1, क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, देखो समेशन है किसका, r का, जो r क्या है, r फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, तो हम यहाँ r के पहले 1 लेंगे, फिर r जगह 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, टिल कहाँ तक, n तक लेंगे, और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बनाते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n स्क्वायर तक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम ही है, इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब इसी को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा यहाँ पे करेंगे r स्क्वायर, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और ये हो जाएगा इसके इक्वल n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में आपको दिखाई पड़ेगा इस फॉर्म में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ेगा इस फॉर्म में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ऐसे क्यूब के लिए, देखिए क्यूब के लिए जैसे 1 क्यूब हो गया, फिर आपका 2 क्यूब हो गया, फिर 3 क्यूब हो गया, इसके चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा n क्यूब तक जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको याद रखना सरल है, क्योंकि ये किसके बराबर है, देखो ये हमने ये जो लिखा हुआ है इसी का हमने स्क्वायर कर लिया है, तो हमारे क्यूब वाला आ गया।
ठीक है, तो याद करने से हमारा ये रेफरेंस रहेगा। ठीक, अब इसी को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे आएगा हमारा आर क्यूब, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 अप टू एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जैसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ऐसा एक्सप्रेशन तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले, हमारे इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमें बार बार आएगा, तो हमें इसको याद रखना है कि कैसे हमको उनको यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हमें थोड़ा सा छोटी छोटी बातें और भी चाहिए, जैसे देखिए, जैसे अगर दिया हुआ हो कि हमें सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 5r, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आप, इस समेशन में सिग्मा में ये r वेरिएबल है लेकिन 5 जो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक चेंज हो रही है लेकिन 5 की चेंज नहीं हो रही है। भाई ऐसे समझ लो ना आप, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ 5, यहाँ r क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर हम यहाँ पुट करेंगे 2, 5 इंटू 2, ठीक है, फिर 5 इंटू 3, ठीक है, ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 5 इज टू n तक। भाई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का मतलब तो यही तो हुआ। ठीक है, अब इसमें सब में 5 क्या है, कॉमन हम बाहर ले सकते हैं, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ये 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा n तक। मतलब इसका जो मीनिंग है यही हुआ। तो इसमें हम 5 को बाहर ले सकते हैं और इसको हम अलग से ऐड कर सकते हैं, मतलब यहां से हम इसको 5 को बाहर ले सकते हैं और ये हमारा r जो रहेगा तो r अंदर रहेगा, r इज इक्वल टू 1 अप टू n। मतलब कहने का कि हमें अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम कांस्टेंट को सिग्मा के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो सिर्फ r है। और कैसे हमको समझ में आता है r वेरिएबल है, देखो यहाँ r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चेंज हो रही है, तो r की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हमको बाहर ऐसे नहीं लाना है, उसको हम फॉर्मूला यूज़ करके लाएंगे, लेकिन हम इस 5 को बाहर हम ला सकते हैं, ये हमको आना चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। ऐसे ही अगर देखो, अगर हमें लिखा हुआ है सिग्मा यहाँ पे 1, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ और ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब होता है कि 1 को n टाइम्स ऐड करना है। समझ रहे हैं क्या करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये चलता जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितने टाइम्स, 1 n टाइम्स, क्या बोलेंगे आप, n टाइम्स। तो किसके इक्वल होगा ये हमारा किसके इक्वल होगा, देखो अगर हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करें कितना आएगा, 10 आएगा, 1 को हम 5 टाइम्स ऐड करें कितना आएगा, 5 आएगा, तो ऐसे ही 1 को हम n टाइम्स ऐड करें कितना आएगा, n, इट इज इक्वल टू n। तो इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। और ऐसे ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे सपोज दिया हुआ है 5 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, अब यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए पहले इसका मीनिंग समझो आप, ये मतलब हुआ कि इसको हमको n टाइम्स हमको ऐड करना है, क्या करना है, देखिए ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ये है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये चलता जाएगा, प्लस 5 n टाइम्स, n टाइम्स हमको 5 को ऐड करना है। इस एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ 1 था तो 1 को हमने n टाइम्स ऐड किया, यहाँ 5 है तो 5 को हमको n टाइम्स ऐड करना है, ये इसका मीनिंग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 5 यहाँ आ गया बाहर और यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये चलता जाएगा कितना, n टाइम्स। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग तो हमने लिखा हुआ इट इज इक्वल टू n। भाई ये क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू n मतलब 5n, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5n। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो कि हम 5 को हम ले लेंगे बाहर, जैसे हमने ये 5 बाहर लिया था ना, तो 5 को हम ले लेंगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। देखो ये ऐसे ही अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 ऐसे बाहर आ जाएगा सिग्मा के, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब इसका मीनिंग जो है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, n लिखा, तो ये जो है आपका ये एक्सप्रेशन ये किसके बराबर होगा, n के बराबर, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5n। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक दो चीज़ें और हैं वो भी आप समझिए कि हम
इस सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कैसे? मेरा कहने का मतलब कि अगर दिया हुआ हो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ दिया हुआ है कि 5r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 6, ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे टर्म्स में अलग से हम सिग्मा को ला सकते हैं, मतलब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमारा हो जाएगा कि सिग्मा यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये 5r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये 3r, और प्लस ऐसे ही सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n 6। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम इस सिग्मा को इन सब में क्या कर दिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करके एक्चुअली हम हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट और आपके लिए जानना जरूरी, सपोज देखिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ उस पॉइंट को। सपोज हमें पता करना है कि 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्या लिखा मैंने कि लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब ये जो फैक्टर है ये 1 अपॉन n किसके बराबर होगा, बताइए आप, कि 1 अपॉन n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होगा। देखो 1 अपॉन बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी, तो क्या हो जाएगा वो हमारा, जैसे मैं इसको लिखूं 1 अपॉन 9999999, ये बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा, हमें 0 के बराबर मिलेगा। 0 एग्जैक्ट नहीं, अप्रोचिंग टू 0, किसके बराबर, अप्रोचिंग टू 0, मतलब दिस इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, इसका लिमिट क्या है, 0 है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, हम इस फैक्ट को भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे कि आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों हम अब एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या दिया, देखिए यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5 dx, लिमिट क्या दिया हुआ है 1 to 2, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करेंगे, और हम a b और फंक्शन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे a कितना आ जाएगा, a हमारा यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आ गया। b कितना आ जाएगा, b हमारा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। फिर fx यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतना, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ x क्या आ गया, ये आ गया 2x प्लस 5, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे कैलकुलेट b माइनस ए अपॉन एन इज इक्वल टू एच को। क्या करेंगे कैलकुलेट, h को, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, तो b कितना है 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन h, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन h। अब 1 अपॉन n, फिर से रोको, सो बच्चों हमें एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमें ये जो फॉर्मूला है कैसे इसको यूज़ करते हैं हमको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल है कि लिमिट फ्रॉम 1 to 2 और फंक्शन दिया है 2x प्लस 5, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्या काम होगा हमारा पहला काम होगा कि हम इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हम a b और fx जो लिखा हुआ है हम इससे फाइंड करके हम लिखेंगे। तो पहला काम क्या हो गया, हमें मिल जाएगा, देखो a कितना है 1, b कितना है 2, तो ये हो गया। अब हमारे जो फंक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन fx, तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5, तो हमारा फंक्शन है f ऑफ x क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम h को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो h क्या होता है, h होता है b माइनस ए अपॉन एन, तो b कितना है 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन n, तो ये 1 अपॉन n आ गया, ठीक है। तो अब n को कर देंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारा nh क्या आ जाएगा, nh इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, आपको फंक्शन मिल गया, आपको nh मिल गया। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा वो देखिए आप यहाँ पे राइट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है f ऑफ a प्लस आर एच, तो हमें इस टर्म को पहले हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कितना आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे
क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो ए कितना है, ए 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस आर एच। भाई समझ गए ना आप, ये हमारा एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो ए हमारा क्या, लोअर लिमिट, तो हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, ए हमारा 1 है, तो यहाँ लिखिए कि वेफ 1 प्लस आर एच। अब देखो आप कि हमारा जो एफ एक्स है, भाई एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा है 2x प्लस 5। तो अगर बोलेगा कोई एफ ऑफ 2 कितना हुआ, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 इंटू 2 पुट कर दोगे। कोई बोलेगा एफ ऑफ 5 कितना हुआ, तो क्या करोगे आप, यहाँ x की जगह पे आप 5 पुट कर देंगे। समझ में आई बात ना। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ हो कि एफ ऑफ 1 प्लस आर एच, तो क्या करेंगे आप इस x की जगह पे 1 प्लस आर एच पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आर एच, और यहाँ जाएगा 5। ठीक है ना। तो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हम इस 1 प्लस आर एच को हम x की जगह कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 प्लस आर एच प्लस 5। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आर एच प्लस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 2RH प्लस 7। ये हमारा आ गया f ऑफ 1 प्लस RH। ठीक है, तो हमें इसको भी नोट डाउन कर लेना है। अभी इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपने इस राइट साइड एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैसा लिखेंगे, ए की जगह हम कर देंगे लोअर लिमिट यहाँ पे जो हमारा है उसको करेंगे, और बाकी हम सेम टू सेम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन हमारा है 1 2 2 कितना लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा है 2x प्लस 5 dx। ये क्या बन जाएगा, अब हम राइट साइड वाला हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h, फिर समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ, क्या लिखेंगे हम, f ऑफ 1 प्लस आर एच। ठीक है, अब f ऑफ 1 प्लस आर एच कितना होता है, ये हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये हम इसकी जगह अगले स्टेप में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h और यहाँ पर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, f ऑफ 1 प्लस आर की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2RH प्लस 7। अब क्या करेंगे, इस सिग्मा को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, इस टर्म के साथ में भी और इस टर्म के साथ में भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये h को बाहर रहने दीजिए, यहाँ अंदर पे हमारा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये 2RH हो जाएगा, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। क्या किया हमने, हम इस सिग्मा को, समेशन को हमने यहाँ पर भी और इसके साथ भी, हम दोनों टर्म के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये सिग्मा है, ये r में वेरिएबल है। ठीक है ना भाई, 2h हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पे 7 को भी हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये h को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पे 2h को बाहर निकाल लीजिए, 2h बाहर आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे r आएगा, 7 को बाहर निकाल लेंगे तो 7 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ 1 आएगा। ठीक है भाई, हमने 7 को बाहर निकाल दिया, यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बचेगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है भाई, इसको सॉल्व करते चलना है। तो इसमें आप देखो कि हमारा ये जो h है बाहर, हम इसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा अगला स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे, h को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, और फिर उसके बाद में आपका ये जो लिखा हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और आएगा r। ठीक है, अक्सर ही अगले वाले में हम इस h को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7h। ठीक, 7h सिग्मा यहाँ पे 1, r इज इक्वल टू 1 अप टू n।
ठीक है, ये हमारा बन गया, मतलब हमने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इस एक्सप्रेशन का आपको मीनिंग आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये क्या होता है, ये हमारा होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ऐसे इसका मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू 1 अप टू n, तो ये होता है n के बराबर। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और इसको करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, ये हमें हो जाएगा सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसकी जगह इतने की जगह ये आ गया, और आगे इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह n आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 7nh। क्या आ गया, 7nh। ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, अब देखिए आप यहाँ पे हमारा 2h स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है पहले बात तो आप ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है देखो, समझो आप n प्लस 1 है ना, इसमें n हमारा बाहर है ही है और इससे हम n बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई n। समझ आपको आया, हमने इस ब्रैकेट से n को कॉमन लिया, n हमने बाहर निकाला, तो यहाँ n क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन h। ठीक है, ये हमको समझ में आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि n को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हमको यही मिलेगा भाई, n इंटू 1 इज n, और n को हम यहाँ 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा, मतलब हमारा ये फैक्ट सही है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। तो हमारा ये जो फैक्टर है ये क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा फैक्टर है क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा n स्क्वायर, देखो मैं इसको लिखूंगा h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे 7nh। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी ये हमारा क्या है nh है, nh का स्क्वायर हो जाएगा, ये nh को ये हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n कर दिया और यहाँ पे 7nh है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने इतने सारे स्टेप में हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट के अंदर हम nh क्रिएट करने की कोशिश की हमने। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है nh इक्वल टू 1, ये हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट nh की प्लेस में। ठीक है, तो करते हैं, देखिए उससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा 1 आ जाएगा, nh क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और आगे क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे 7 इंटू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इतना ही मिलेगा भाई, हमें क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट आप हटा दें, ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट रखिए अभी आप, तो 1 इंटू दिस मच हमको यही मिलेगा, हमारा आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे 7 इंटू 1 इज 7। ठीक है, हमें इतना मिल गया। ठीक है, तो हमने इतना सॉल्व करके ये सिंप्लीफाई यहाँ तक कर लिया। अब क्या है, हम अब इस n को हम यहाँ पे लिमिट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिमिट कितना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो आप, ये 1 अपॉन n, यहाँ पे n है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो फैक्टर है ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये समझ में आपको, अगर हम इस 1 अपॉन n में हम लिमिट पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उससे ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमको आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो हमको कितना मिल गया, 1 प्लस 7 इज 8। तो ये हमारा देखो आंसर आ गया, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो हमने इस मेथड से, कौन से मेथड से, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ एक कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबको ईजी लगेगा। जब तक आप दूर रहेंगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं है, यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के हम सम्स को करेंगे, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स को करेंगे। ठीक है ना, टिल देन गुड बाय।